ये आज तक हम लोग पता नहीं कर पाए कि चीन ने ऐसा क्यों। अब ये है दोनों सेनाएं आपस में हैं, खड़ी हैं, दोनों की अनबन है, गोली नहीं चल रही है और तब भी लोग मारे जा रहे हैं। 50 साल से कोई गोली नहीं चली। बिल्कुल एग्रीमेंट्स हैं, हम एक दूसरे को फायरिंग नहीं करते हैं। क्या पिछले 8-10 साल में क्या भारत की सेना भारत के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभरा है? क्योंकि जो चीन जो है उसकी जो सोच है वो संजू के ऊपर आधारित है। सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत के सामने बहुत एक ऐसा कंट्री बन गया था जिसके ऊपर हावी हो रहा था, तो चीन को ऐसा तो नहीं लगा कि ऐसा पाकिस्तान के बाद अब चीन का नंबर ना आ जाए? और चीन के जितने पड़ोसी हैं सब पड़ोसियों के साथ चीन ने अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सेटल किया। दो देशों के साथ नहीं किया, इंडिया एंड भूटान। तो अब हम मान सकते हैं कि उन पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं या अभी भी हमें टाइम लगेगा चीन के ऊपर एक पड़ोसी देश होने के नाते एक विश्वास करने के? जब आपकी तैयारी होती है यू कैन प्रिवेंट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू विल प्रिवेंट। टू बी एबल टू गिव अ ब्लडी मोस्ट, उसको भी शक होना चाहिए कि ये मारेगा, ये खाएगा नहीं मार, ये भी मारेगा। मिलिट्री कमांडर्स ने हम लोगों को एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि दोस्त बनने में बहुत समय लगता है, दुश्मन बनने में सिर्फ एक रात लगता है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे सीमा संघर्ष पॉडकास्ट में। इस बार का सीमा संघर्ष पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है और खास इस वजह से क्योंकि इस बार हमने जो विषय चुना है वो है भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन के बीच में पिछले 4-4.5 साल से जो सीमा विवाद चल रहा था उसको लेकर भारत और चीन ने एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC से पीछे हट गई हैं। आखिरकार इसके मायने क्या हैं और आखिरकार इसका भारत और चीन के संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। आप स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड का, जो भारतीय सेना के पूर्व DG इन्फेंट्री हैं और देश के जाने माने सामरिक एक्सपर्ट भी है। सर, स्वागत है आपका सीमा संघर्ष पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है दरअसल ये है क्या? क्या सेनाएं पीछे हटी हैं? तो इससे क्या हमारे देश की जो पिछले 4-4.5 साल से गलवान घाटी की जो झड़प हुई थी उसके बाद से क्या जो तनाव है वो LAC पर, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में, क्या कम हो गया, ये मान सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा यस, सबसे पहला कि तनाव जो है कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों सेनाएं जो आपस में आई बॉल टू आई बॉल में रही और नफरी भी तकरीबन 50,000 से ऊपर दोनों सेनाओं की। तो अगर जब 50,000 दोनों तरफ, तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का एक जमावड़ा LAC के ऊपर है और वो भी ईस्टर्न लद्दाख में, तो कितना मुश्किल होता होगा। और ख़ासकर जब आप देखते हैं कि पहाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ऊंची हैं, इस हाई ऑल्टीट्यूड 18,000 फुट, 14,000 एंड बियॉन्ड एंड थिंग्स, तो एक्लिमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कोल्ड डेजर्ट, एब्सोल्युटली, बहुत ठंडा, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड। और अभी जब अक्टूबर नवंबर की हम जब बात करते हैं तो हमें मालूम है कि भारत को जो परमवीर चक्र मिला रजांगला में, मेजर शैतान सिंह को वो इधर चुशूल में रजांगला में मिला। तो ये जो इलाका है वाकई बहुत ठंडा है, बहुत मुश्किल रहने के लिए। ऑक्सीजन की कमी है, खाने पीने की आपको सब कुछ दिया जाता है खाने के लिए और आप खा नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी इच्छा नहीं होती है, आपको नींद नहीं आती है। जो बर्फीले हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज हवा चलती है, आपको कुछ नज़र नहीं आता है क्योंकि फॉग, मिस्ट, द वेदर कंडीशंस आर वेरी वेरी बैड। बट डिस्पाइट ऑल दैट, जब दोनों देशों के बीच में जो गलवान का हादसा हुआ जिसमें हमारे भी सैनिक मारे गए और उनके भी सैनिक, चाहे उन्होंने कहे होंगे 4, पर रूस, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि उनके तकरीबन 60 से 70 सैनिक मारे गए, चीन के मारे गए, चीन के। पर उन्होंने उस बात से माने नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने इस बार माना कि उनके 4 सैनिक गलवान घाटी में मारे गए। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको अवार्ड दिया था। हाँ, अवार्ड दिया, प्लस ओलंपिक के मशाल के लिए उसको आगे किया वो जो से, तो ऐसे इसमें उन्होंने कम से कम घोषित किया। लेकिन ये जो गलवान घाटी ये नौबत क्यों आई, ये बहुत ज़रूरी है
क्योंकि एग्रीमेंट्स थे दोनों देशों के बीच में 1993 से लेकर 1996, 97, 2013 ऑल, और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब। और उस एग्रीमेंट्स को दोनों देश, मैं कहूँगा, अमल भी करता आया काफ़ी टाइम तक। और अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों, और ख़ासकर चीन ने जिस तरह से गुत्थम गुत्था शुरू हो गई पेंगांग त्सो लेक के ऊपर और बाकी पेट्रोल पॉइंट्स के ऊपर, तो ये अचानक ऐसे क्यों हुआ, ये आज तक हम लोग पता नहीं कर पाए कि चीन ने ऐसा क्यों किया। और चीन जबकि भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता था, और 1962 के बाद जो जिस प्रकार से लगातार संबंध खराब रहे, और 1987 के बाद जब संबंध ठीक होने शुरू हुए, 1993 का एग्रीमेंट हुआ। और ये भी मानने वाली बात है, क्योंकि एग्रीमेंट्स इन प्लेस है, गोली नहीं चली। अब ये है दोनों सेनाएं आपस में हैं, खड़ी हैं, दोनों की अनबन है, और गोली नहीं चल रही है, और तब भी लोग मारे जा रहे हैं। 50 साल से कोई गोली नहीं चली। बिल्कुल। तो ये एक जो है, मुझे लगता है इसमें मैं कहूँगा थोड़ा सा डेविएट करके कि जो है 1962 का वॉर ज़रूर हुआ जिसमें हमें शिकस्त मिली, लेकिन 1967 जो हुआ उसमें हम लोगों को ज़रूर मैं कहूँगा जीत एक तरह से, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं चोला, नथुला, और जब डोकलाम हम जब बात करते हैं 2017 में हुआ ऐसे, तो ये जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए पर उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के संबंध जो हैं वो अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे, और हो भी रहा था। लेकिन अचानक ये हुआ, और ये 2000 अनिल कुलकर्णी, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही थी, खुद सेनाएं भी जूझ रही थी, ये तो चलो कोरोना की महामारी 2019, 2013 में शी जिनपिंग आए, 2014 में अपने मोदी जी बने प्रधानमंत्री, 2013 में शी जिनपिंग। और आप देखिएगा लगातार उनके बनने के बाद, उस वक़्त जो पहला विज़िट उनके प्रधानमंत्री का था तो भी दिक्कत, चाहे वो आपकी चूमर में लेकर के हो, या फिर डेप्सांग में लेकर के हो, या फिर डोकलाम में बाद में हो, तो ये दोनों हर विज़िट में, चाहे उनके प्रधानमंत्री का हो या शी जिनपिंग का विज़िट हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होता था। और डोकलाम का जो डिसएंगेजमेंट हुआ वो हुआ ब्रिक्स के वक्त, जब ब्रिक्स का हो रहा था उस वक्त जब दोनों देशों ने बातचीत के लिए वो डिसएंगेजमेंट हुआ। और इस बार भी जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई वो भी ब्रिक्स कज़ान में, और कहा जाता है कि उसमें रूस ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया, दोनों देशों को नज़दीक का लाने की बात की, और दोनों ने बातचीत भी की, तो अच्छी बात। और जिसके बाद ये डिसएंगेजमेंट की बारी आई, उससे पहले, डिसएंगेजमेंट से पहले, क्योंकि ये जो डिसएंगेजमेंट है खासकर डेप्सांग और डेपचौक इसको लेकर दो बात फ्लैश पर आ गए। डेपचौक और डेपचौक को ले, उससे पहले जो जो हादसे हुए पेंगांग त्सो में हुआ, गलवान में हुआ, तो हम देखते हैं कि पेंगांग त्सो में जो है हम लोग फिंगर 8 तक जा चुके पेट्रोलिंग के लिए, और वो लोग फिंगर 4 तक आते थे। तो इसके बाद जब बाकी जो पेट्रोल पॉइंट्स हैं उनमें दोनों तरीके से जाते थे, लेकिन जब गलवान हुआ, जब हम लोगों ने कैलाश हाइट्स का जो बातचीत हुई, और उसने जिस प्रकार से हमने अचानक पकड़ लिया, ये नहीं कि हम लोग कैलाश हाइट्स में जाते नहीं थे, हम लोग जाते थे, लेकिन एक तरीके से जब मुझे पता चला वहाँ पे, क्योंकि कैलाश हाइट्स जब आप पकड़ लेते हैं तो जो मोल्दो गैरिजन है उनका जो हेडक्वार्टर है वो आप बड़ी के नीचे आता है, और पेंगांग त्सो जो है वो आप मीलों दूर तक देख सकते हैं वहाँ से। तो ये जो डिसएंगेजमेंट पहले हुआ, जिसमें कि मैं कहूँगा कि एक तरीके से बफर जोन्स बनाए गए, जिससे कि दोनों सेनाएं जो है आप सामने ना आए और झड़प ना हो, वो काफ़ी हद तक सेफ रहा, क्योंकि हम लोग फिंगर 8 नहीं जाते हैं, वो फिंगर 4 नहीं आते हैं, तो पेंगांग त्सो में, नॉर्थ साइड ऑफ पेंगांग त्सो में वो सेफ रहा। बाकी जहाँ पे हॉट स्प्रिंग का सवाल है, जहाँ पे गोगरा का सवाल है, जहाँ गलवान का सवाल है, वी ऑल डिसएंगेज कि हम लोग पहले ही कर गए थे, पहले जो बफर, सो वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, लेकिन जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ना वो आ रहे हैं ना हम जा रहे हैं, पेट्रोलिंग बंद हो गया अब। सो जो LAC जैसे आप बोलते हैं, ये जो LAC दीज आर ऑल द पेट्रोल पॉइंट्स, और पेट्रोल पॉइंट्स द व्यू की एक दूसरे के बीच में जो झड़प ना हो। दूसरा व्यू जो है वो हम लोग कहते थे बैनर्ड्री, अगर गलती से, क्योंकि मैंने जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात की, मौसम बहुत ख़राब होता है,
वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन एरिया, तो आपको पता नहीं चलता है। सडनली माई कन्फ्रंट ईच अदर, अचानक सामने आ गया या दूर से दिखा रहे वो लोग आ रहे हैं जब मौसम साफ हुआ। सो दिस टू बी अ बैनर डे, हम लोग बैनर ऐसे बैनर उठाते थे और कहते थे कि आप हमारे इलाके में आ रहे, आप वहीं रुक जाइए, आप अपने इलाके, या वो कहते थे कि आप हमारे इलाका। सो इट मीन देयर वाज सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट जिसके द्वारा दोनों देशों की फौज के बीच में झड़पना दैट वाज द बेस। अगर नहीं तो इंटरप्रेटर्स बातचीत नहीं कर सकते, उनकी भाषा अलग, हमारी भाषा अलग, तो हर वक्त ये नहीं है कि हमारे पास भी चीनी बोलने वाले लोग हैं, ना उनके पास हिंदी या अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं। सो उससे बचने के लिए एंड उस टाइम टेस्टेड अच्छा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब ये हो गया, पर देपसांग और देमचौक का जो इलाका है, हम लोग जो बार बार बोलते थे कि हम लोग बोलते हैं कि स्टेटस को एंटे 2020 पे आएंगे करके, वो स्टेटस को एंटे में देपसांग एंड देमचौक वाज अ लिटिल डिफरेंट। तो पहले से ही वहाँ पे चूमर में भी होता था, चूमर का यानी कि वो गलवान की जो झड़प हुई उससे पहले के पहले। डिस्प्यूटेड एरियाज है। पेट्रोलिंग करते वक्त किस तरीके से दखलंदाजी देनी, आपको करने नहीं देना, वो उनका चलता रहता था। अब जैसे अगर हम के अपना डेमचौक का जो इलाका है, जो चार्डिंग नाला है, ऐसे नहीं कि हम उनको देख नहीं सकते, वो बिल्कुल सामने है मेरे, मैं उनको देख सकता हूँ, वो मुझे देख सकते हैं, और बीच में चार्डिंग नाला है, और वो जो चार्डिंग नाला है, अगर मैंने उसके पार करके छोटे वो नाले के बीच में आके बैठ जाएगा, तब एग्रीमेंट्स हैं, हम एक दूसरे को फायरिंग नहीं करते हैं, और हम कितनी बार बोलेंगे उसको हट, तो वो बीच में बैठ गया, तो वो आपको आगे नहीं जा रहा है। वैसे देपसांग में पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 13 वो जाने नहीं देगा। ऐसे नहीं, वो जो इलाका है क्या मैंने बोला शब्द इस्तेमाल किया, देपसांग प्लेन प्लेन पूरा है। प्लेन है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो आप दूर से देख सकते हो सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं कि देख नहीं सकते आप, तभी कुछ देख, पर इलाका हमारा है। सो देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर पेट्रोलिंग पॉइंट, तो हम पेट्रोल पॉइंट के ऊपर जाने के लिए हमारे मतलब हक है, उनका भी उनकी तरफ से, हमारा अपनी तरफ से। सो देयर ये जो नहीं हो रहा था, जिसके कारण काफ़ी कुछ बातचीत होती थी, तो ये जो एग्रीमेंट आफ्टर द ब्रिक्स समिट के बाद जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई, जिसमें अपने फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात थी, जो लॉट ऑफ डिप्लोमेसी के ऊपर बातचीत हुई, WMCC होता था, ये उसमें बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, अपनी डोवल साहब बात कर रहे हैं, इधर कोर कमांडर, ये 17 और मीटिंग्स हो गई हैं, उसमें वो बातचीत करें। सो द एम वॉज टेंशन ना हो और वहाँ पे ऐसा कोई हादसा ना हो। इसके बाद डेफिनेटली वो जो उनके मैं कहूँगा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, तंबू लगाए हैं कुछ, दे हैव मूव बैक, पीछे हट गए। तो देपसांग प्लेन से वो पीछे हट गए, तो जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है 10, 11 अल्फा, ब्रावो, 12, 13 ये खाली हो गई। जहाँ तक देमचौक का हिस्सा है, चार्डिंग नाला में जो, तो वो भी उन्होंने हटा दिए। अब सवाल ये है पेट्रोलिंग, अब ये जो पेट्रोलिंग है, क्या जॉइंट पेट्रोलिंग करना है या उनका और अपना? अब ये एक दिक्कत ज़रूर आती है उधर। मैं तवांग में जब था, बुमला में भी हम लोग हॉटलाइन होता था, कई बार वो हॉटलाइन में उठाएंगे नहीं, या वो तार वो मौसम के कारण ख़राब हो गई है, कट गई है, तो बड़ा मुश्किल होता था। फिर हम लोग दूर से सफ़ेद झंडा हिलाते थे, वो उसने किसी सेंट्री ने देख लिया तो ठीक नहीं, ये इनको कुछ कहना है, फिर वो आएगा और नहीं आएगा, क्योंकि वो भी 7-8 किलोमीटर दूर है कहीं नहीं। तो मतलब ये जो है कई बार मुश्किल होता है। पेट्रोलिंग है, अगर आपने बोला है कि कल पेट्रोलिंग सवेरे 6 बजे जाएगा, तो वो तो बेचारे तैयार हो गए, और वहाँ से कोई क्लियरेंस नहीं आया या उनका पेट्रोल नहीं पहुँचा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वन ऑफ द ऑप्शन इज जॉइंट पेट्रोलिंग। द सेकेंड इज कि अगर हम लोगों ने कहा कि भाई पहले 10 दिन हम करेंगे, उसके बाद 10 दिन कोई नहीं करेगा, फिर वो आखिरी 10 दिन वो करेंगे, और अगले महीने में पहले 10 दिन में वो करेंगे। सो इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन दैट मैनर, जिससे कि और ये भी कहेंगे कि दिन में करेंगे, सवेरे 7 बजे से पहले कोई नहीं आएगा, शाम को 4, क्योंकि वहाँ अंधेरा जल्दी होता है, ये 4 बजे के बाद कोई नहीं आएगा, तो आपके पास फिक्स टाइम है, उसमें आप जाएंगे आएंगे। मकसद ये है कि जो आपका एरिया है, आपने देखा अगर कोई अनबन होती है, ये आपने बोलेंगे नहीं, आपने बुर्जी बना दी, आपने कुछ पेंट कर दिया, आपने कुछ लिख दिया, कुछ कर दिया, तो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स हैं, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन सेटल द प्रॉब्लम। ये जो अभी होएगा, अभी जैसे जैसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा,
क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं है ये व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिस्टम, बिकॉज इट इज वी आर स्टिल अंडर द डिस्कशन स्टेज। बट डेफिनेटली इससे जो तनाव है वो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि तनाव बहुत कम हुआ है। एंड वी हैव बीन एबल टू कन्वे टू चाइना कि देखिएगा, जब तक बॉर्डर की ये जो LAC के ऊपर की जो अनबन है, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होएगा, दोनों देशों के रिश्ते जो है वो आगे नहीं जा सकते, ना अच्छे हो सकते हैं। बिकॉज पीस एंड ट्रंक्विलिटी बिटवीन द टू नेशंस अलोंग द LAC इज अ मस्ट, दैट द प्री कंडीशन। चीन क्या बोलता था, आप इसको अलग कीजिएगा, ट्रेड और बाकी चीज़ों को हाँ वो कीजिएगा। हम लोग शुरू से टिके रहे, आई थिंक अपने प्रधानमंत्री शुरू से और अपने फॉरेन मिनिस्टर भी शुरू से ये कहते रहे, मिस्टर डोवल, जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, इससे 17 राउंड्स और WMCC बिल्कुल और कोर कमांडर्स टॉक्स, बैक चैनल डिप्लोमेसी कहीं पे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कोई बातचीत हो रही है। G20 में भी उनके प्राइम मिनिस्टर आए, तो बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं कन्वे एक ही बात की जा रही है कि जब तक LAC के ऊपर तनाव नहीं होगी, खत्म नहीं होएगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, हम दोनों पड़ोसियों के बीच के जो रिश्ते हैं वो सुधर नहीं सकते। तो उस दिशा में मैं कहूँगा ये जो पहला कदम है जिसमें डिसएंगेजमेंट हम कह रहे हैं, इट्स अ ह्यूज ये पहला स्टेप है। जनरल कुलकर्णी, दूसरा सवाल ये, हालांकि हम लोग जानते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उनके साथ कजान में, रशिया में मीटिंग भी हुई। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चीन ये तैयार क्या किस लिए हुआ, मतलब उसका रीज़न क्या हो सकता है कि चीन जैसा कंट्री जो बहुत एग्रेसिव हम लोग देखते थे, जो लाउड स्पीकर के ज़रिए धमकाता था, हमारी सेना को धमकाता था 1962 के युग के बाद से, वो तैयार क्यों हुआ? क्या क्या इसका रीज़न क्या है? क्या पिछले 8-10 साल में क्या भारत की सेना, भारत क्या बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की रूप में उभरा है, जिसने जो सलामी स्लाइसिंग थी वो ख़त्म कर दी चीन की, और चीन को मानना पड़ा कि अब हमें जो है बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा और हम भारत से एक आक्रामक व्यवहार के ज़रिए नहीं उसके साथ संबंध बना सकते हैं सेनाओं के बीच में, और हमें बातचीत के ज़रिए ही सुलझाने पड़ेंगे ये मुद्दे। देखिएगा, चीन जो है उसकी जो सोच है वो संगजू के ऊपर आधारित है। एंड दे से द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। तो चीन के सोचता है वह पहले जिस प्रकार से भारत है, अब चीन को भी मालूम है कि भारत 1962 वाला भारत तो है नहीं। वो उसका एहसास 1967 में भी हो गया था कि ये वो भारत नहीं है। उसको ये पता चलेगा कि भारत की जो सेनाएं हैं वो भी वैसी नहीं हैं जो वो सोचते थे, वो भी अब तगड़ी हो गई, इनका इक्विपमेंट, मॉडर्नाइजेशन। भारत का जो नेतृत्व है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, वो जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग है, और जो भारत की सेना है वो भी तगड़ी है। भारत भी विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत है, और बहुत जल्दी ये 3री आर्थिक ताकत बनने वाला है, दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है हमारे पास। दूसरी। और जिस प्रकार से भारत के संबंध विश्व में सबके साथ अच्छे हो रहे हैं, कोविड में देखा कि किस प्रकार से भारत ने अपना नेतृत्व के द्वारा पूरे विश्व भर में नाम कमाया। कई ऐसे देश थे जिनको लग रहा था कि वो शायद इस धरती से पूरे ख़त्म ही हो जाएंगे, उन सबको दवाइयाँ दी, वैक्सीनेशन भेजे। प्रधानमंत्री जाते, कौन सा प्रधानमंत्री दूसरे देश का आपके पाँव छूता है? वो नहीं छूता है। तो ये साफ समझ में आ रहा था कि भारत जो है एक उभरता एक देश है जिसकी ताकत इकोनॉमिकली हो। लेकिन सुपर पावर तो नहीं, रीजनल सुपर पावर जरूर, एशिया में एक सुपर पावर। Even if we don't call it a superpower, but we were definitely a force to reckon with, जिसमें हम कहेंगे कि इकोनॉमिकली we were working strong. well and we're getting stronger, militarily we were getting stronger, plus technologically we were absorbing, हम चांद पे भी उतर रहे थे। IT we were number 1 in the world, we were no less than anybody। तो सारे इसमें हम देख रहे थे कि एक जो ताकत है वो इस देश में एक पुरानी सभ्यता के होने के कारण जो दिख रही है वो नज़र आ रही है, और भारत को हम वी कैन नॉट, दे आर नॉट पुश ओवर, धक्का नहीं दे सकते इनको, जो उनको लगता होगा कि शायद पहले लगता होगा। और चीन की आदत है, चीन टेस्ट करता है
अच्छा, टेप ये वही देखे तो सही कहाँ तक जाता है, क्या करता है, और फिर उसके बाद पीछे फिर उसको लगेगा कि अब मैं बिकॉज चाइना ऑलवेज डील्स विथ इट्स ओपोनेंट फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड वो जो उसकी आदत है, जब उसने देखा कि भारत भी जो है वो भी अब बराबर है। हाँ, बट अगर मैं ये कहूँगा, अगर सच्चाई तो ये है कि अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क देखें तो चीन ने पिछले 30 साल में बहुत आगे चला गया है, इसमें लिए कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक लोकतंत्र है, हमारी अपनी मैं कहूँगा Limitation. वेज ऑफ ग्रोइंग आर देयर, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, वो एक इट्स अ डिक्टेटरशिप है। तो वो डिक्टेटरशिप में उन्होंने जैसे कहा शी जिनपिंग ने, और उनसे पहले डेंग जाओपिंग ने, उसके पहले हु जिनटाओ ने, जो ऐसे भी है, उन्होंने कहा कि ऑल पर्सनल लिबर्टीज चीनी अपनी हमें दे दे, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ये नहीं होएगा, मैं शी जिनपिंग बोल रहे हैं, मैं आपको उस मकाम पर जाके पहुंचाऊंगा और आपको यू विल फील दैट यू आर ग्रेट, एंड चाइना अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है, इस मैं मध्य में हूँ और बाकी सब इर्द गिर्द हैं। तो वो जो है, और चीनियों को भी लगने लगा, जो आम चीनी है, कि वो जिस प्रकार से मैंने खुद देखा है, वो जब मैं शुरुआत में उनसे मिलता था, बंद गले के कोट और उनके जो कपड़े होते थे, और किस तरीके से वो रहते थे जब उनको बॉर्डर में देखते थे, और आज वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से गाड़ियों में आते हैं, सेंट्रली हीटेड गाड़ियाँ हैं, बातचीत किस तरीके से करते हैं, उनका रंग जो है वो कैसे हो गया, तो हमने भी देखा है। और जब हम बॉर्डर पर्सन मीटिंग्स होती हैं तो 4 अगर होती है तो 2 हम होस्ट करते हैं, 2 वो होस्ट करते हैं, वो किस प्रकार से खाना लगाते हैं, किस प्रकार, तो चीन ये कहना कि साहब चीनी है तो चीन भी अब उस मकाम पर जा पहुंचा है। उनके आप चीन में मैं गया, लोगों से मिला, उनके होटल्स देखे, लोग देखे, उनका रहन सहन, खाना पीना, उनके बच्चे हो, उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। तो कुछ चीज़ें तो हमें माननी पड़ेंगी कि भाई उसमें अच्छाई है। वैसे ही हम उन्हें भी लगने लगा कि ये जो देश है, ये वो पुराना वो 62 वाला देश ने, ये भी बहुत आगे चला गया। तो अब जब चीन उभर रहा है, अगर उसका आज $19 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो वो भी तो निवेश चाहता है ना। भारत ही एक ऐसा देश है जो प्रगति कर रहा है, जो पूरे विश्व में, और मैं कहूँगा कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है। लोग हमारे तरफ देख रहे हैं, G20 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत का जो रुबाब है पूरे विश्व भर में वो कैसा है। अमेरिका भारत के साथ बातचीत कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भारत के साथ बातचीत कर रहा है, तो सारे कोई भारत के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो सवाल ये है कि चीन ने वैसे क्यों किया? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि क्यों? ये मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा मानना है कि 1962 में भी माओ से तुमको ये पूछा गया था कि जो पंडित नेहरू हैं, आपके लिए यूएन सीट दे दिया, आपको आगे आगे करते हैं, बिल्कुल दिया हम। और आप क्यों उनको ऊपर हमला करना चाहते हैं? माओ से तुमसे उनके लोगों ने भी पूछा, और बाद में उन्होंने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि भारत को यही वक्त है सबक सिखाने का। अगर हम भारत को आज सबक सिखाएंगे तो 25 साल तक भारत उभरेगा ही नहीं, वो डर के रहेगा हमसे। और वो टू टीच इंडिया लेसन, वो माओ से तुंग का था। शी जिनपिंग के जो पिताजी हैं, वो माओ से तुंग के उसमें थे, मिनिस्टर के तौर पर थे, काफ़ी ऊंचे पद पर थे। बाद में वो गिर गए और उनको फिर गुफाओं में रहना पड़ा, दिक्कत आई, पर लेकिन वो उन्हीं के साथ थे। तो ये जो सोच है कि भारत बढ़ रहा है, भारत तगड़ा हो रहा है, भारत को यही मौका है कि हमारे जो इलाका है अक्साई चीन में तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और हमें यही मौका है, अगर दिल्ली दब गई, मर गई, तो मज़ा आएगा, वो हो नहीं सका। तो मनोज कुलकर्णी, क्या ये इससे जोड़ सकते हैं? क्योंकि अगर इससे पहले वाला हम लोग जाएँ, कुछ साल पीछे चले जाएँ, तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हमने की, फिर हमने 370 हटा दिया, फिर बालाकोट स्ट्राइक भी हमने कर दी। पाकिस्तान कहीं न कहीं भारत के सामने बहुत एक ऐसा कंट्री बन गया था जिसके ऊपर हावी हो रहा था। तो चीन को ऐसा तो नहीं लगा कि ऐसा पाकिस्तान के बाद अब चीन का नंबर ना आ जाए और पावर के तौर पर उभरे भारत, तो इसलिए दबा दिया जाए उसको वहीं पर? ये करने जो आपने सवाल पूछा ना, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ।
1963 में चीन के जितने पड़ोसी हैं, सब पड़ोसियों के साथ चीन ने अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सेटल किया है। 2 देशों के साथ नहीं किया, इंडिया एंड भूटान। ये 2 देश हैं जिनके साथ चीन ने अभी तक बॉर्डर सेटलमेंट नहीं किया। अब जब वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सेटलमेंट कर रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान को बोला हमें शक्सकम घाटी दो। 5000 स्क्वायर किलोमीटर की घाटी है जो सियाचिन को लग करके है, और जहाँ से खुंजरा पास है, जहाँ से काराकोरम हाईवे लाना चाहते थे, और आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्वादा जाता है वही से ठीक है, वो मैं बात कर रहा हूँ 1963 की, ये तो 2024, और आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच देखिएगा चीन की। 1963 में उन्होंने अयूब खान को क्या कहा, चावन लाइन ने अयूब खान को कहा। जब अयूब खान ने देखा कि 1962 में भारत जैसा देश मार खा गया, और अगर वो चीन के साथ पंगा लेने की कोशिश करे कि हम तो बॉर्डर डिस्प्यूट में, उसने कहा आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला हमको ये घाटी चाहिए, बॉर्डर सेटल हो गया। उन्होंने कहा ये जो पूरा कश्मीर का इलाका अभी भी हमारी तरफ से डिस्प्यूटेड है, तो मैं पर आप ले लो। सो ही गिफ्टेड शक्सकम वैली टू चाइना। उस वक्त चावन लाइन ने अयूब खान को कहा कि आप जो देश है पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और आपकी आर्थिक स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति, जबकि 1965 तक पाकिस्तान वाज डूइंग बेटर देन इंडिया, बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बट आप हिंदुस्तान के साथ उनका पॉपुलेशन देखिए, एरिया देखिए, उनके लोग देखिए, उनकी फौज, आप उनके साथ टक्कर नहीं ले सकते। आपको मैं सुझाव देता हूँ, उन्होंने कहा आप दोनों लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे पीते हैं, एक जैसे बोलते हैं, आप उस देश में आतंक फैलाओ, आप उस देश में आतंक फैलाओ, उनको पता ही नहीं लगेगा कौन कर रहा है। आप जब ये करोगे तभी आप भारत को नीचे दबा करके रखोगे। उसका फ़ायदा किसको होएगा? क्योंकि चीन को मालूम था कि ये पुरानी सभ्यता भारत भी है, पुरानी सभ्यता चीन भी है, तो भारत को कैसे दबाए रखा जाए। अब जब पाकिस्तान हमारे साथ, और अब पाकिस्तान आज क्या बोलता है, चीन के साथ दोस्ती है शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी, क्यों बोलता है? इसलिए क्योंकि उसने देखा कि चीन का ये जो सुझाव है ये वाकई काबिल तारीफ, और उन्होंने करना चाहिए, जिसका उन्होंने शुरुआत तो की 1947-48 में, और उसका पूरा ये क्या जियाउल हक ने 1000 cuts टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 cuts। और 1971 वॉर में आपने देखा चीन ने दखलंदाजी नहीं दी, चुपचाप बैठे, चुपचाप, बिकॉज उसको एहसास हो गया था कि ये जो देश है ये अब रूस का 7th फ्लीट आ रहा है, तब भी ये इसकी जो संधि है सोवियत यूनियन के साथ, उसके द्वारा जो है प्रोटेक्शन देश को ये करेगा, और भारत ने करके दिखाया। 13 दिन में बांग्लादेश कर दिया। तो ये जो हम देखते हैं कि चीन जो है इस बात को समझता है पूरा, ये नहीं, चीन खुद भी अपने आप को कहते हैं दे हैव गॉन थ्रू व्हाट दे कॉल इट इज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। 100 साल चीन को इस बात का एहसास है कि अंग्रेज़ों ने और जापानीज़ ने उनको दबा के रखा। इसलिए वो आज भी कहते हैं कि व्हेन वी नेगोशिएट वी मस्ट नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसके 1914 की जो सिमला एग्रीमेंट में जो मैकमोहन लाइन हम जो कहते हैं, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 1914 का उनके जो थे उन्होंने इनिशियल किया, उन्होंने कहा हम जब चीन में वापस जाएंगे हम आपको बताएं, उन्हें नहीं बताया। 1914 से लेकर आज तक चुप, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश इंडिया ने उसको दबा के रखा। उन्होंने सोचा हमारा सब कुछ है, तिब्बत का पासपोर्ट था, तिब्बत की अपनी करेंसी थी, चीन का बिल्कुल कोई बोलबाला नहीं था। उधर PLA जो माओ सेतुंग के नीचे पूरा जो साम्राज्य इनका जंग का एशिया के नीचे था, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी, ये दे वर लीनिंग टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, ये सब हो रहा था। तो ऐसे इसमें आप देखते हैं कि चीन जो है हर हमेशा कोशिश में था, और चीन हमारा पड़ोसी बना कर 1949 में तिब्बत हमारा
1947 वी गॉट इंडिपेंडेंट, हम लोग तिब्बत के साथ डील करते थे हमारे और तिब्बत हमारा पड़ोसी था बस। और सिंकियांग जो हम बोलते हैं, जो तिब्बत के बगल वाला सिंकियांग में न्यू प्रोविंस, जो ब्रिटिश इंडिया ने चीन को, मैं कहूँगा, दान ने दिया कि आप आगे के बफर बनाओ, क्योंकि ब्रिटिश को लग रहा था कि इतनी दूर तक हमारी सेनाएं है वो मुश्किल होगा, चीन बहुत कमज़ोर देश है, उसको रूस से दूर रखने के लिए इसको वहाँ पे रख दो, तो वो आगे नहीं तो ईस्ट तुर्किस्तान बोलते थे। ईश्वर के साथ था। तो आप देखिएगा कि वो जो सोच थी, उस सोच में भारत और चीन के जो संबंध हैं 1949 के बाद, और यहाँ पे सरदार पटेल की एक चिट्ठी है जो उनके देहांत से पहले 1950 में उनका देहांत हुआ, उससे पहले उन्होंने लिखी पंडित नेहरू को। बहुत मतलब अमेजिंग, मेरे को आज भी लगता है कि सब हिंदुस्तानियों ने उस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए सरदार पटेल की, कि उन्होंने किस तरीके से चीन क्या है, चीन क्या कर रहा है, चीन क्या करेगा, सब कुछ लिखा है उस चिट्ठी में, और वो आज वैसे ही चीन कर रहा है अगर हम उस चिट्ठी के ऊपर अमल करते आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। अब मुझे आश्चर्य होता है कि मैं 40 साल फौज में काटे और उसमें से आधे तो मेरे चीन के बॉर्डर के साथ काटे, तब भी मेरी सोच वैसी नहीं है जो सरदार पटेल ने 1950 में कहा, कि वो भी पंडित नेहरू को, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं वो, कि ऐसे होगा। चीन मुझे नहीं लगता है दोस्त है, चीन के हरकतों से लग रहा है चीन दुश्मन है, और चीन की हरकतें बिल्कुल दुश्मन जैसे हैं, हम लोगों को बच के रहना चाहिए, तिब्बत हमारी तरफ देख रहा है, हमने तिब्बत को बचाना। मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक आदमी जो हिंदुस्तान में बैठा है, उसकी ऐसे लगता है जैसे कोई क्रिस्टल, मतलब कोई बता रहा है, और वो कुछ, और वो भी उनके देहांत से पहले जस्ट फ्यू डेज बिफोर, नवंबर की चिट्ठी है और उनका देहांत दिसंबर में। जस्ट तो सर तिब्बत तो अब बफर जोन खत्म ही हो गया है, तिब्बत ना हो गया, लोग भी भूलते जा रहे हैं, तिब्बत के बारे में भूलते जा रहे हैं। अपनी पुरानी कविताएं, हिमालय इज द बैरियर बिटवीन, उस सर तरह। इस पर भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अब सर आगे क्या कैसे हम लोग देख पा रहे हैं ये जो समझौता हुआ, जो सेटलमेंट जैसा हो गया है, तो ये तो सिर्फ पूर्वी लद्दाख के लिए या पूरे बॉर्डर पर ही ऐसा, हमारा जो 3,488 किलोमीटर लंबा एलएसी है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, या वहाँ पर शांति रहेगी वहाँ पर? देखिएगा, फर्स्ट ईस्टर्न लद्दाख, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, देमचौक हुआ, देपसांग हुआ, अपना गलवान हुआ, हॉट स्प्रिंग हुआ, पेनांगसो हुआ, ये इस इलाके में जो जहाँ पे पेट्रोल पॉइंट्स हैं, और कम से कम दैट पार्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट टैकल हो गया। तो ला देते हैं। वी विल नॉट से स्टेटस क्वांटिटी, बिकॉज बफर तो था नहीं उस वक्त वी आर गोइंग, अभी तो बफर है, सो कम से कम शांति है, एक शांति बहाल है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, वो भी नहीं आ रहे और हम भी नहीं जा रहे, पर ऐसे नहीं है कि हम वो इलाका देख नहीं पा रहे, हमें सब दिख रहा है। वो पहाड़ है ना, आप किसी भी चोटी पे जाकर आपको तो बीरो नजर आता है सब कुछ। तो ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन से भी आप अपना इलाका और उनके इलाके में फ़र्क है। उनका इलाका प्लेटो है, तिब्बत है, और काफ़ी हद तक इतना पहाड़ी नहीं है जितना हमारा है। तो हमारे यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जैसे सड़कें बनती हैं और ब्रिजेस बनते हैं, अब घर बनाने में दिक्कत है। और दुनिया के दूसरे तीसरे सबसे ऊंचे पासेस से गुजर बहुत कर जाना। हमारे यहाँ पे परेशानी है, हमारे यहाँ पे बारिश, ये वो, दुनिया उधर भी है, पर प्लेटो है, तो प्लेटो एट 14,000 फीट, तो उनकी जो सड़कें हैं बनाने में दिक्कत नहीं आती है। तो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो आपने कहा, जनरली हम लोग सोचते हैं कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। इट इज़ नॉट दैट। ईस्टर्न लद्दाख में कोई मैकमोहन लाइन नहीं है। मैकमोहन लाइन इज ओनली कन्फाइंड टू अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम लोग नेफा बोलते थे। इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू अरुणाचल प्रदेश। जो जहाँ तक मैकमोहन लाइन का सवाल है, जो एक्सटेंड भी होती थी, और उसी मैकमोहन लाइन को लेके चीन ने म्यांमार से समझौता किया है, उसी मैकमोहन लाइन पर भारत के साथ समझौता नहीं किया। मैकमोहन लाइन पे भी आफ्टर 62 थागला रिज है, चीन आगे आई है। उसके बाद भी 80s में ये जो हुआ था, 88 में दरंगचू, उधर जो हादसा हुआ, एंड उसके अभी भी हम देखते हैं कि जो चीनी है, सर्टन एरियाज ऑफ अरुणाचल में मुक्केबाजी हो जाती है, करते हो तवांग या जो तवांग इलाके में 2022 में, सो वहाँ पे मुक्केबाजी और कभी कभी रखेलना और चीनता आना। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह के जब एग्रीमेंट्स अमल होंगे, वहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज बुमला में तो वो बिल्कुल ही मैं जब इस बार गया था इस जनवरी में बुमला, तो देखा कि अपना सड़क
वहाँ तक जा रही है। Bang on that. बिल्कुल वो जो मैं भी जगह को वहाँ बोला बेहतर यो बीच है वो बीता रहता है बीपीएम हट, तो वो वहाँ तक जाती है बीपीएम हट तक, और उनकी भी सड़क आ रही है भाई, तो अब एक बैरियर लगा रखा है जहाँ पे उनके 2 आदमी खड़े रहते हैं। सो ये दर्शाता है कि टेंशन जो है दोनों देशों के बीच में कम, और टेंशन कम होने में मैं कहूँ कि मेरी पूरी सर्विस में ये, क्योंकि मैं 2016 में रिटायर हुआ, ये हरकत तो 2019-20 की है। कितनी बार मैंने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग की, कितनी बार हम लोग ऐसे बैठे हैं बातचीत करना, ये वो खाना खाना साथ में, उनमें पीने की आदत बहुत है चीनियों को। चीनी जब काम खत्म हो जाए, सिगरेट तो हमने देखा है कि बहुत इंडियन सब मानते हैं। अरे मैं दारू नहीं पीता, अब मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी, और हर बार मेरे को होता था, क्योंकि अगर मैं सीनियर मोस्ट हूँ डेलीगेशन में, तो मैं डेलीगेशन लीडर हूँ, और उनका जो डेलीगेशन है सपोज उनमें 10 आदमी हैं, तो वो छोटे छोटे ग्लासेस वाइन के आएंगे और काम पाए बोलते हैं, मतलब चीयर्स काम पाए। तो मैं डेलीगेशन लीडर हूँ, तो 10 आदमी हर एक अपना ग्लास एक हाथ में हाथ ऐसे काम पाए 10, और मैं तो पीने वाला आदमी नहीं, तो मेरे को तो आफत आ जाती थी। पर क्योंकि हम लोग भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, तो ये भी नहीं, और उनको चीनियों को एक ये है कि अगर ये नहीं पीता है तो एक इसके साथ बच के रहना चाहिए, कि पता नहीं क्या। अच्छा वो डरते हैं जी। हाँ, उनको है कि हमारे जैसे एक उनके मानसिकता है कि हमारे जैसे ही होना चाहिए, हमारे जैसे अच्छे आदमी हैं, मैं ये कह सकता हूँ अच्छे आदमी हैं, लेकिन ट्रस्ट बट वेरीफाई बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट ट्रस्ट बट यू मस्ट वेरीफाई, क्योंकि चीन का जो अभी तक जो व्यवहार रहा है, इट हैज़ नॉट बीन ट्रस्टवर्थी। क्योंकि आपका पहला ही सवाल था कि चीन ने ऐसे क्यों किया, क्यों आया, आप सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि इतने साल अगर हम अच्छे रहे तो क्या आया, एक पड़ोसी है, पड़ोसी ऐसे व्यवहार कर सकता है क्या? अब पाकिस्तान से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 से लेकर के जन्म से ही लेकर के वो लड़ने में लगा हुआ है, तो पाकिस्तान के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सोच अलग है ये। पर चीन जब जानता है ये दोनों पुरानी सभ्यता है, ह्यूनसांग से लेकर के बुद्धिज़्म से लेकर के दोनों देश कभी नहीं लड़े हैं, एक दूसरे के अच्छे संस्कार रहे हैं, बौद्ध धर्म दोनों को जोड़ता है, तो चीन इस तरह का व्यवहार क्यों करता है और क्यों किया है? क्योंकि तो ये एक जो है ज़रूर हम लोगों को मैं कहूँगा कि बात खाती है। क्या हर बार भारत को सबक सिखाने के लिए, तो वक्त का हमारा भी आएगा, फिर हम भी सबक सिखाएंगे। क्या ऐसे जी नहीं सकते हम? दो पड़ोसी एक सबक सिखाने के लिए नहीं पड़ोसी हैं, और पड़ोसी अब बदली भी नहीं कर सकते। तो दोनों का चाल चलन एक अच्छा व्यवहारिक और एक अच्छे सभ्यता दर्शाना चाहिए, ना कि चीन का जो रवैया है वो लामू सिलाई से तो माइट इज राइट, नंबर 1। नंबर 2, मैं टेबल पे बैठूंगा और मैं आपको अपने सामने तब बिठाऊंगा जब मैं कहूँगा, नहीं तो आप खड़े रहिएगा या आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं। तो ये जो सोच है कि सेक्टर ऑफ यूनिवर्स का मैं मध्य हूँ, आप सब मेरे इर्द गिर्द रहेंगे, बदलनी पड़ेगी अब। ये जो सोच है, उस सोच को बदली करने के लिए भारत ने अपने को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर होना ज़रूरी, हम लोगों को अपने पाँव पे खड़ा रहना ज़रूरी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस ज़रूरी, अपना इकोनॉमिक जो है 5वीं पायदान पे है, 5वीं से तीसरे पायदान पे जाएंगे, शायद दूसरे और एक में आने में टाइम लगे 100 साल लगेंगे या पता नहीं कितने लगेंगे, लेकिन तीसरे पायदान पर भी आकर के हम लोग, और अंदरूनी जो हालात हैं भारत के अंदर भी, हम लोगों को सबसे पहले दिमाग में ये देश हमारा है। कुछ भी हो जाए, मेरी आपसे नहीं बनती, आपकी मेरे से नहीं बनती, बहुत अच्छी बात है। ये सोच अलग अलग होती है तो नई चीज़ निकलती है। वही सर आपने बोला कि लोकतांत्रिक देश है तो हर कोई ये एक अपनी मैं कहूँगा एक ताकत भी है, और एक थोड़ा सा अब सर इसी से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अब जैसे हमने विश्वास की बात की, क्या अब हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं चीन के ऊपर लंबे समय तक कि हाँ अब चीन की तरफ से इस तरह की कोई कोशिशें, जैसे गलवान घाटी की झड़प हुई एक्सरसाइज के नाम पर, उन्होंने मोबिलाइजेशन किया अपनी सेना का, तो अब हम मान सकते हैं कि उन पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, या अभी भी हमें टाइम लगेगा चीन के ऊपर एक पड़ोसी देश होने के नाते विश्वास करने के? जब आपकी तैयारी होती है ना, यू कैन प्रिवेंट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू विल प्रिवेंट। इफ यू आर इफ यू मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, आपको कोई हाथ नहीं लगाए। तो हम लोग वेटरन्स जैसे बोलते हैं, तैयार थे हम लोग। बिल्कुल। वी हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली साउंड, वी हैव टू बी मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी मॉडर्नाइज्ड। हम लोगों को वो
टक्कर देने की काबिलियत होनी चाहिए। जैसे इस बार हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, आँख में आँख डाल करके हम जो मिलिट्री टर्म्स पे कहते हैं ब्लडी नोज, वो दिया अब आपने? बिल्कुल टू बी एबल टू गिव अ ब्लडी नोज, उसको भी शक होना चाहिए ये मारेगा, ये खाएगा नहीं मार, ये भी मारेगा। तो ये जो आप अपने पूरे देश भर में ये एक ताकत पैदा होती है। और ताकत आती कैसे है? मुझे लगता है जब हम आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होती है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स गो अप, टेक्नोलॉजिकली वी गो अप, मिलिट्रीली वी गो स्ट्रॉन्गर। आप आपस में देश के बीच में अनबन नहीं होती। मैं कहूँगा अनबन तो परिवार में भी होती है। मैं मुझे नहीं लगता है कि मेरे बीवी से हर बार मुझे ही सुनना पड़ता है। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट एज अ कंट्री वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड डिप्लोमेटिकली। तभी आपको ताकत मिलती है when you're economically strong, when you're militarily strong, when you're technologically strong and you're a united country with a good leadership। सवाल पैदा नहीं होते देश में, पूरे विश्व में कोई आज आँख उठा करके चीन भी नहीं उठा ना सवाल नहीं करो। तो वही सब विश्वास कितना कर सकते हैं हम लोग चीन के? तो चीन के ऊपर विश्वास करना दिखा जैसे प्रिपरेशन इज द ओनली वे टू प्रिवेंट ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट एंड वेरीफाई, जो हम लोग कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट अगर पीछे हटे तो ड्रोन के साथ मुझे आपका सर्वेलेंस, आपका फिजिकल कंप्लीट ये जो है सर्वेलेंस, आपकी जो सोच है, यू हैव टू बी रेडी, प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम। आप कभी भी नहीं गलती होगी। जहाँ पे कॉम्प्लिसेंसी सेट्स इन, जहाँ पे आपको लगता है नहीं नहीं झप्पी पा रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, वही भाई भाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, वो चीनी हैं, वो अपना देश का हित देख रहे हैं, हम अपना जो आपने कहा था नाथुला में, जब मैं नाथुला गया था तो वहाँ मिलिट्री कमांडर्स ने हम लोगों को एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि दोस्त बनने में बहुत समय लगता है, दुश्मन बनने में सिर्फ एक रात लगती बिल्कुल बिल्कुल। सी व्हाट यू जस्ट सेड, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। अब तो चीन के इंटेंशंस और भी जल्दी बदली हो जाते हैं, बिकॉज चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सड़कें, अपने मिलिट्री कंटोनमेंट्स, अपने गांव जो जिस तरीके से बनाए हैं, 600 आसपास गांव बनाए हैं, ड्यूल विलेजेस, जहाँ पे वो भी रह सकते हैं, उनके फौजी भी रह सकते हैं, पीएल। वो जो है मतलब वो तो आपके चाहे इस डिसएंगेजमेंट के बाद होएगा, वो पीछे हटेंगे जाएंगे, पर वो कितने पीछे हटेंगे? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अभी तो बीजिंग में थे ना, वहां से आते थे, से दूर से आते थे। अब तो आपके बगल में ही बैठे। जो 50 किलोमीटर ऐसे प्लाटो में क्या है? आप गुड़गांव में जाते कितना टाइम लगता है? इतना ट्रैफिक कंजेशन होता है, तभी आप 1.5 घंटे में गुड़गांव पहुंच जाते हैं ना। उधर तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है, स्ट्रेट उधर तो सीधा आपने आना है। सो प्रिपरेशन, कांस्टेंट विजिलेंस, कांस्टेंट सर्वेलेंस, तैयारी पूरी कभी नहीं धोती है। और चीन की एक आदत है, दे रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, एंड व्हेन इंडिया इज हैज स्ट्रेंथ, वो हाथ दिलाता तो इसीलिए हमने देखा कि कज़ान में जो चीन के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, वो बहुत सुनने में भी आया था कि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी से मिले। है। देखिएगा, ब्रिक्स है, ब्रिक्स 5 देश हैं, एक टेबल पे बैठे हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि पांचों एक दूसरे से, और जो 2 देश देखते रहे जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, और सब 5वीं जो तीसरी ओर बन रही, पर सेकेंड एंड थर्ड एक क्लास में आप हैं। तो जब कंपटीशन होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बीच में होता है ना, कंपटीशन एक क्लास में होता है, तो पहला नंबर किसका है, दूसरा तीसरा, तो हम तो वहाँ पर हैं, उस मकाम पर हैं। तो हमने हर भारतीय को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा देश जो है मजबूत है, तगड़ा है, अच्छा कर रहा है। तो हम लोगों का व्यवहार भी हम सबके बीच में अच्छा होना चाहिए। तो सर उसी से क्या, इसीलिए जब हमारा बॉर्डर सेटल हो गया है तो हम लोग जो है कुछ बायलिटरल अपने जो रिलेशंस हैं उसको थोड़ा सा और सुधार सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो सकती है। व्हाई नॉट? मैं कहूँगा कि पहले हम लोग नथुला से जाते थे, वी वर गोइंग फ्रॉम नथुला। अभी हम हो सकता है पिथौरागढ़ की तरफ से यात्रा करेंगे, जो कैलाश रेंज बोलते हैं, दैट इज गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स कैलाश मानसरोवर, उससे भी रास्ते जा उधर से भी जा। तो ये जो रिश्ते हैं, मतलब दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। लेकिन वी शुड बी नॉट कॉम्प्लिसिट। वी शुड नॉट बी कॉम्प्लिसेंट एट ऑल, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर। और वो भी इस बात को जानते हैं
ये भारतीय सेना जो है वो इतनी पुशोर नहीं है, वो परेशान करेगी। और अगर मैंने मारा तो वो भी वापस, और उसने वो गलवान में देखा, गलवान एक भी गोली नहीं चली, फिर ही वो तब भी लोग मारे गए। तो दर्शाता है कि ये तो अब इनका जो भारतीय होने में जो इनको गर्व महसूस हो रहा है वो अब आ गया है। यानी जैसे जो हम लोग पहले पाकिस्तान के संदर्भ में सुनते थे कि हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जिसमें हम लोग हमेशा 24/7 12 महीने तैयार रहते थे मिलिट्रली, हमारे ऑपरेशनली, वो अब हम इधर भी देखेंगे, बिल्कुल देख रहे हैं हम। So we will have to be. Preparation is the best form of defense. If you're prepared, ready at all time, आपको कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। पर अगर आप तैयार नहीं हैं, then you have a problem. So you have to be your vigilance, your surveillance, your preparations at all time to be ready. उनको भी मालूम होना चाहिए। And it takes no time, है ना? फौज तो है, फौज को अगर रखा है तो फौज तो काम करेगी। और फौज इज फॉर द इंश्योरिंग कि द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन इज प्रिजर्व्ड। जब वो प्रिजर्व रहेगी तभी इकोनॉमिकली आप बढ़ेंगे। आपने यूक्रेन देख लिया, देख लिया आप क्या क्या हो रहा है, आप गाजा देख लिया। तो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, आपको अपना देश मजबूत बनाना पड़ेगा। यूक्रेन इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, बट अगर आप दूसरे देशों से ही सामान ले रहे हैं तो आपको कितने देर तक देगा चलेगा? 3 साल हो गए, अब थोड़ी देर और चलेगा, उसके बाद एमिनेशन खत्म। सो अंटिल अनलेस आप आत्मनिर्भर होंगे, आप अपने पाँव के ऊपर खड़े रहेंगे, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, तभी दूसरा डरेगा। ये क्यों आज पाकिस्तान क्यों नहीं करता है? पाकिस्तान को मालूम है समझ में आ गया। या ये बालाकोट भी कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, 2 थप्पड़ में लगा देंगे ये। तो हम लोगों को भी को भी वापस करना बट पड़ेगा। हम फालतू का नहीं करेंगे। वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू देयर कंट्री। वो जो उनको नहीं करते। डूबना है, डूब जाए, हमें कोई लेना नहीं छेड़ना नहीं। ना, कोई चिराग। पर अगर हमारे बीच में दखल अंदाजी करेगा तो देन वी विल गेट द बैक। सो अगर वो स्थिति जो होती है, और क्योंकि एक मैं कहूँगा फॉर जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड फॉर द वे वी आर, इट इज़ एसेंशियल that we should be in a position of strength, and उसी जब आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप पड़ोसियों को भी मदद कर सकते हैं। आपको पड़ोसी भी आपके अच्छे भाव से देखते हैं, क्योंकि अपने जो पड़ोसी हैं ये अपने बड़े अजीब से पड़ोसी हैं, ये अपने ही भाई बंधु हैं, अपने जैसे दिखते हैं, अपने जैसे खाते हैं, अपने जैसे पीते हैं, सब कुछ अपने जैसे ही है। तो उनको हमेशा उम्मीद होती है कि ये हमेशा चीन करता है तो उसका वाह वाह लगता है कि क्योंकि हम लोग करते कुछ नहीं। we are taken for granted and we should accept that ये हमारे ही भाई बंधु हैं, they will take us for granted। so हमने ये सोच करके भी नहीं करना चाहिए कि हमने कुछ किया, ठीक है। वर्कर स्टार प्रॉब्लम मान सकते हैं कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो ज़्यादा क्योंकि बंद थी, पिछले 4 I think उससे फर्क पड़ेगा because there was no direct flight to Beijing। Again, now New Delhi Beijing will be direct flights definitely। I think जर्नलिस्ट एक्सचेंज भी शुरू हो गया। इस engagement के बाद there will definitely be टेंशन जो है वो कम होएगा, इस पर कोई शक नहीं है। बट चीन ने करना है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर ऑफ चाइना, बिकॉज शुरुआत उन्होंने की। तो उनको यकीन करना है कि उन्होंने इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया, तो उन्होंने विश्वास प्राप्त करना है। हम तो अच्छे हैं, हम अच्छे रहेंगे, हमारे को छेड़खानी करके दिखा दो, हम दिखा दीजिए। सर अभी जो बात चलने लगी है कि अब डिसएंगेजमेंट हुआ है हमारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, तो अब इसके बाद पूर्वी लद्दाख में डी एस्केलेशन की भी एक नई बात चली कि इसके बाद अब प्रोसेस ये होना चाहिए, और तो वो कैसे संभव होगा? क्या वाकई में चीन अपनी सेनाओं को क्या कम कर देगा, थिन करेगा, या बैरिक्स में भेज देगा? या डिसएंगेजमेंट हुआ जी, देन दे विल मूव बैक एंड देन द डी-इंडक्शन विल स्टार्ट। अब डी-इंडक्शन तो वी कांट से, अब चीन बोलेगा हम तो तिब्बत में हैं, अब हम तिब्बत में हैं, हम तो वहीं हैं, गाँव भी बना लिए अपने। ड्यूअल पर गाँव 600, 1-2 पे ना है 600, एंड द ड्यूअल पर्पस विलेजेस है जहाँ पे उनके PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो है, प्लस लोकल्स उन्होंने बॉर्डर गार्ड हैं, प्लस तिब्बतन्स हैं, उनको रखा है। सो इट्स नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक अगर डी-इंडक्शन भी करेंगे, डिसएंगेजमेंट भी होएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन पहला काम है जो दोनों देशों के बीच में द नींव जो रखी है, वह उम्मीद करते हैं कि चीन अपने हरकतों के द्वारा कम से कम भारत का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। चाहे बाकी इसमें तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये तो कन्वेंशनल हुआ ना, वेदर इट इज साइबर वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वेदर इट इज इकोनॉमिक वॉर
ट्रेड वॉर, उसमें हमें तैयार रहना है. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग. लड़ाई जरूरी नहीं कि दो आर्मी आर्मी के लिए, इट कैन बी अ ट्रेड वॉर, साइबर वॉर. सो हम लोगों ने अपना टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, रेडी एंड इंश्योर कि हम लोगों के बीच में दखलंदाजी ना, बिकॉज पूरा भारत जो है डिजिटाइजेशन पे है. एटीएम में जाता हूँ, पैसे लेता हूँ, है ना. आप ट्रेन का रिजर्वेशन करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे करता हूँ. कहीं पर भी जाता हूँ, खाना भी मंगवाता हूँ, मैं कंप्यूटर पे मंगवाता हूँ. पता अपने मोबाइल आप खाना मंगवा लेते हैं, पानी मंगवा लेते हैं, दवाइयाँ मंगवा, सब कुछ आपका डिजिटाइजेशन पे है. अगर कोई साइबर वॉरफेयर के द्वारा उसमें दखलंदाजी दे तो मेरी दवाई उसके पास चली जाएगी, उसका खाना आपके पास आ जाएगा, उसकी ट्रेन उसके पास चली जाएगी, इसके रिजर्वेशन में तो वो करने की काबिलियत दूसरे देशों में होती है. और जब संबंध अच्छे नहीं होते, संबंध अच्छे भी होंगे तो भी वी हैव टू हैव क्रिएट कि हमारा जो पूरा डिजिटाइजेशन का जो है सवाल, और हम जब इंटरनेट के ऊपर निर्भर करते हैं, उसमें किसी ने दखलंदाजी, हमारे बीच में ही लोग हैं, कर सकते हैं. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू फाइट अ साइबर वॉरफेयर. वी हैव टू प्रिपेयर्ड टू इंश्योर आवर स्पेस, साइबर, artificial intelligence, all of these things which will give strength to the Indian economy and the Indian comprehensive national power will rise. वो बहुत जरूर. जनरल कुलकर्णी, जैसे कि आपने भी बात की, देखिए हमारी सेना तो तैयार है, आपने कहा है प्रिपरेशन पूरी तरह की है उनकी, सैनिकों की हमारी, और 24 घंटे 12 महीने तैयार रहते हैं. जो जैसे चीन ने अपने विलेजेस बनाए हैं, दूसरी तरफ बनाए हैं, जहाँ पर उनको वो ड्यूअल यूज़ जैसे करते हैं कि एक्स सर्विसमैन ला के बसा दिए, और जब अगर युद्ध जैसी स्थिति होगी तो बैरक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सैनिकों के. लेकिन हमारी तरफ जो है दूसरी तरफ बॉर्डर की वो दूसरी तरह की परिस्थिति है. चाहे चीन बॉर्डर से ही खास तौर से उत्तराखंड का बॉर्डर ले लीजिए, पूर्वी लद्दाख में बहुत थिन हमारी हैबिटेशन है वहाँ पर. इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, और कैसे बॉर्डर के लोगों को हम लोग खड़ा कर सकते हैं, बिना यूनिफॉर्म के एक सैनिक कैसे बना सकते हैं? आई थिंक आपने बहुत एक मुख्य और बड़े वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमारे यहाँ पर भी जो गांव हैं उनको हम लोगों ने भी शुरू किया है, बॉर्डर विलेजेस को. सो वी डोंट कॉल इट द लास्ट विलेज, वी कॉल इट द फर्स्ट विलेज. मतलब शुरुआत भारत की वहाँ से हो रही है. सो जितने गांव हैं जहाँ पे पहले रहना मुश्किल था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कम्युनिकेशन के साधन नहीं, हेल्थ के सर्विसेज नहीं, एजुकेशन की परेशानी, उन सबको हम लोग अब केटर कर रहे हैं. धीरे धीरे करके हमने भी अपने बॉर्डर टूरिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, कंप्लीट दैट विजनरी इंटायर थिंग बॉर्डर जो है विलेजेस सेटअप कर रहे हैं. दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि सिर्फ वर्दी वाला ही भारत को नहीं प्रोटेक्ट करता है. इट्स वन, हर भारतीय फौजी है, हर भारतीय सैनिक है, हर भारतीय को अपनी सीमा की रक्षा करने की वो मजबूती आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अब से हम सीमा पर हैं, रह रहे हैं. अभी अपना मैं सीमा जागरण मंच के ऊपर बात कर रहा हूँ. जो भी अपना सीमा पर लोग रहते हैं, दे आर द फर्स्ट आइज एंड ईयर्स. वो आँख और कान का काम करते हैं. वैसे मालूम है कि वो जो वहाँ पर गाय चराने के लिए या बकरी चराने के लिए कल तक नहीं आता था, आज वही आदमी बार बार आता है. क्या करता है, कितनी बार इनके ड्रोन आते हैं, कितनी बार. आपको आश्चर्य होगा, मैं पूरी सर्विस में मैंने चाइना का एक भी हेलीकॉप्टर नहीं देखा सीमा के ऊपर, एक भी हवाई जहाज नहीं देखा सीमा के ऊपर, एक भी ऐसा कोई ये नहीं देखा कि आपको वो अपनी गाड़ियों में आते थे, हम अपनी गाड़ियों में जाते, वो पैदल जाते थे, हम भी पैदल. अब ड्रोन्स भी आ गए हैं, आपके सैटेलाइट्स भी काम कर रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स भी हैं. अपने हेलीकॉप्टर्स आते थे, चीन के नहीं देखे मैंने, कभी नहीं देखे. तो हर कोई आदमी ने जो सीमा के ऊपर है या देश के अंदर भी है, मैं अगर नोएडा में हूँ, दिल्ली में हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए मेरा पड़ोसी कौन है. अरे ये नहीं सोचना चाहिए हमने कि मेरे को क्या लेना देना. तो जब तक ये जागरण जो है हर एक भारतीय में आनी चाहिए, हर एक इंसान में वो जागृति पैदा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सैनिक वहाँ जाग रहे हैं तो हम आराम से. नो, फौजी तो लड़ेगा, फौजी तो वो तो काम करेगा, वो तो अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, पर दुश्मन सीमाओं के ऊपर नहीं अंदरूनी घुसा हुआ है, वो करेगा. हम बोलते हैं ना स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये कहाँ है? ये सीमाओं पे थोड़ी है, ये तो अंदर है. तो अगर बम ब्लास्ट करते हैं, अपने बारे में खबर देते हैं, इधर उधर ड्रग्स ले जाते हैं या इलिसिट पैसा इधर उधर करते हैं,
खबरें देते हैं, आँख और कान का काम करते हैं। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन्स है। वो तो दुश्मन को पट 2 मिनट में बता देगा। अब उसको नहीं मालूम है। तो हम लोगों को जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। हर भारतीय को अपने देश के बारे में गर्व होना चाहिए। अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं जापान में था और चीन के बारे में बताऊँ। जापान में जब मैं जिस कॉलोनी में रहने के लिए गया, वो उनको लगा कि इस रंग का आदमी हमारे बीच में कहाँ से आ गया। आइडेंटिफाई मतलब में तो आप अब अपने यहाँ पे अगर मेरी बिल्डिंग में कोई आ जाए, मुझे ही नहीं मालूम चलता। मैं तो पहले मुझे ही नहीं मालूम मेरा बाएँ कौन, दाएँ कौन, ऊपर नीचे कौन, वे नहीं। उधर उन्होंने चुपचाप फ़ोन किया। मेरे को बाद में बताया उन्होंने, क्योंकि मैं उनके साथ 1 साल रहा, कि हमने फ़ोन किया पुलिस चौकी को कि हमारे यहाँ पे एक आदमी आया है। जो अलग दिखता हाँ, है वो अलग है। लगता तो देश नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये ऐसे वाला कोई आदमी है, पर मालूम नहीं कौन है। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे घुसता हूँ, मेरे एयरपोर्ट में वो जो पासपोर्ट है, वो टक वो पुलिस स्टेशन को बताते हैं। जैसे ही उसने फ़ोन किया, उन्होंने उसको कहा, आप मिस आ गए। ये हमें मालूम है, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, आपको चिंता नहीं है। तो आप देखते, मतलब जो लोग हैं वो जागृत हैं, उनको मालूम है हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारी बिल्डिंग में कोई आदमी आया। भारत में करते हैं, अमूमन नहीं करेगा। मैं अगर ज़्यादा किराया दूंगा, मैं चुपचाप अंदर घुस कर और बैठा रहूँगा। तो ये जो जागृतता है, ये जागृत होना बहुत ज़रूरी है। मैं चीन में गया, आपको आश्चर्य होगा उनको कैसे मालूम चलता है कि किस होटल में ये रहेगा। मैं जैसे ही गया, शायद मेरा रंग को देख कर के उनको लगा होगा ये तमिलनाडु का आदमी दिखता है। मेरे कमरे में जो टेलीविज़न ऑन था चैनल, वो तमिलनाडु का है। अब बताओ, देख ली मेरे देश, उस देश में मेरा घुसना, एयरपोर्ट से उनका टैग करना, और मैं किस कमरे में जा रहा हूँ उनको मालूम, और उसमें टेलीविज़न जो लगा है वो तमिलनाडु का चैनल लगा हो, सन। आप समझ सकते हैं ये जो हर एक के ऊपर। तब ये कहना कि हाँ भाई साहब, और जबकि चीन के अंदर भारत से बहुत अधिक टूरिस्ट आते हैं, और तब भी सबकी निगरानी रखता है आप। आपके निगरानी, मैं कब विजिलेंस एंड सर्वेलेंस, ये नहीं कि हमने उसको मारना है। हम उसके अभी जापान में क्या किया, उसने फ़ोन किया तो पुलिस वाले ने क्या कहा, आप निश्चित रहिए, आप चिंता ना करें, ये भारतीय है, आया है अपना काम के लिए आया है, वो आप बेफिक्र। वो भी निश्चिंत हो गए। मेरे को तो मालूम ही नहीं चला, क्योंकि मैं भाषा नहीं जानता हूँ। मैं भी निश्चिंत रहा। और फिर जब वो आपको लिफ्ट में मिलेंगे तो वो आपको इज़्ज़त करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे, अच्छा बोलेंगे, आप इसे अच्छा करेंगे, कोई नीची बात बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो भी निश्चित है कि भई ये हमारे देश के अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। यस। ये जो है, ये हर एक भारतीय नॉर्म से है। हर एक, मुझे लगता है पुलिस में भी, नागरिकों में भी, जो मैं कहूँगा दैट अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम सब अपने आप को, उसी से जो आपने कहा था कि ठीक है, हम बॉर्डर्स पे तो सेटल हो गया है और टेंशन कम भी हो गई है, और उसके बाद लेकिन साइबर थ्रेट रहता है, उनकी तरफ से रहता है कि किस तरह से वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन जो बात चल रही है कि हमारे जर्नलिस्ट का एक्सचेंज भी होगा, उनके साथ होगा, उनका आना जाना भी हो जाएगा। तो एक क्योंकि चीन के हमेशा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत स्ट्रांग उनका माना जाता रहा है, उसको कैसे हम लोग कर पाएंगे, उसे क्या काउंटर कर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत तेज है चाहे बहुत। चाइना बिलीव्स इन इट। चाइना तो विश्वास ही उस पे करता है, मतलब उसकी लड़ाई ही उसके ऊपर है निर्भर। हथियार उठाना तो बहुत बात की देर है, ला नहीं वो बॉर्डर्स पे जब 62 के वॉर के बाद आउट स्पीकर्स बाद में पहले ये साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग। वेरी स्ट्रॉन्ग। और चाइनीज जो है 1962 में जब आते थे, तो वो जो हमारे लोग रहते हैं वो तकरीबन वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल में इधर आपको आश्चर्य होगा, जो चीनी है वो भाषा तो बोल नहीं सकता, अलग है। वो अपना शर्ट निकालता था, बोलता था देख मेरा छाती, क्लीन बाल नए हैं, मैं मेरे देख बाल नए हैं। हाँ से तू भी, हम हम दो भाई बोलते थे कि भाई हैं। ये आदमी देखो, इसको देखो, बाल ही बाल है, ये रंग देखो काला है, ये अलग है, हम एक है। आप देख रहे साइकोलॉजिकल उन्होंने गलवान में भी किया सब लाउड स्पीकर। ये हर मतलब ये चीन की एक मतलब आपको किस तरीके से गिराना। आप अगर मानसिक स्थिति आप तैयार नहीं है तो आप हार गए। जैसे सिख पलटन थी, हमें ध्यान है कि तो उन्होंने वो भंगड़ा चलाना वो स्टार्ट कर दिया। इतने डरते थे चीनी सिख से,
जाट से और खासकर सिख से। क्यों? 1904 में बॉक्सर्स रिबेलियन हुआ। चीन के अंदर ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ने सरदारों को, उधर काफ़ी गार्ड होते थे और सरदार लंबी लंबी दाढ़ी और हट्टे कट्टे ऐसे, वो डरते थे क्योंकि उस वक्त चीन एक थोड़ा सा सबड्यूड रहता था। वो इनसे बड़ा डरता था। बाप ये कहाँ से आ गए? तो ये जो सोच है, मतलब आप वो गब्बर वाली कहानी है ना, गब्बर आएगा सो जाओ, तो वो जो साइकोलॉजिकल है तो वो बहुत ज़रूरी है। वो चीन खेलता है। चीन इज़ ऑलवेज साइकोलॉजिकल एंड प्रोपेगेंडा में चीन बहुत माहिर है। हम लोगों तो को अभी कैसे उसके लिए तैयार रहेंगे? हमें हमेशा वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसमें कोई शक ही नहीं, कोई शक। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वी हैव टू इंश्योर दैट वी डोंट फॉल प्रे टू दैट काइंड ऑफ अ प्रोपेगेंडा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा था पिछले 4 साढ़े 4 साल से गलवान घाटी की झड़प के बाद से, वो अब काफ़ी ज़्यादा उसमें हम लोग मान सकते हैं डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद कि काफ़ी सुधार आया है उसमें संबंधों में। और क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात भी हुई है, कज़ान में हुई है, तो संबंध अब हमारे जो है पटरी पर आ चुके हैं। लेकिन भारत को बहुत कॉशियस यानी कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ चीन से खतरा हमें सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं है, हमें अंदरूनी खतरा भी हो सकता है। इकोनॉमिकल वॉरफेयर, ट्रेड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर थ्रेट, इन सब के लिए भी सेना के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।